हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। साइंस की हम 8 क्लासें ले चुके हैं। आज हम 9वीं क्लास के साथ आपके सामने आए हैं और आज एक नए टॉपिक लेके आए हैं, सदिश विश्लेषण। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सदिशों का विश्लेषण पढ़ेंगे, कैसे सदिश कितने प्रकार के होते हैं, एक समान सदिश क्या होता है, विपरीत सदिश क्या होता है, या इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, या एकांक सदिश क्या होता है। फिर हम सदिशों की गुणा करना सीखेंगे कि सदिशों की गुणा कितने प्रकार की होती है। तो बात करते हैं बेटा सदिशों के विश्लेषण में। हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जानते हैं, जैसे नंबर 1 समान सदिश, नंबर 2 इक्वल वेक्टर, होगी। दूसरा बेटा विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। और तीसरा हम बात करेंगे इकाई या एकांक सदिश, जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। एक हमारे पास और है शून्य सदिश, जिसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। ठीक, इन परिभाषाओं के बारे में पहले जानते हैं कि सामान्य सदिश क्या होते हैं, विपरीत सदिश क्या होते हैं, इकाई सदिश क्या होता है और शून्य सदिश क्या होता है। उसके बाद हम सदिशों का जोड़ना सीखेंगे। ठीक, तो पहली हेडिंग बात करते हैं बेटा समान सदिश, इक्वल वेक्टर, समान सदिश, क्योंकि इनका जानना जरूरी है, तभी हम सदिश विश्लेषण पढ़ सकते हैं। देखो बेटा, समान सदिश नाम से ही पता चलता होगा, इक्वल, इसकी डेफिनेशन अभी हम नाम से देंगे, इक्वल वेक्टर। ठीक, नाम से ही पता चलता होगा समान, मतलब जो समान का मतलब होता है इक्वल। अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं, तो हमने सदिशों की डेफिनेशन बताई थी। सदिश की राशियों की डेफिनेशन क्या बताई थी, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो इसके नाम से ही हम डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं कि वे सदिश। अब भाई हम समान सदिश की बात करें तो जाहिर सी बात दो सदिशों के बारे में करेंगे। भाई समानता देखी जाती है दो चीज़ों में, अपने आप में ही समानता देखने लगोगे तो वो समानता नहीं कहलाए। अगर समानताएं देखी जाती है तो मिनिमम दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच समानता देखी जाती है। सपोज दैट एक बंदा और मेरे पास यहाँ खड़ा हो जाए, फिजिक्स का टीचर एक मैं हूँ, तो आप समानता देखेंगे दोनों में। अकेले एक बंदे में समानता कभी नहीं सकती। तो सदिश की भी बात करेंगे कितनी, दो, तो लिखेंगे बेटा वे सदिश जो परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड यानी का रिजल्ट जो होता है, परिमाण और दिशा दोनों में समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर हमारे पास ये है। भाई वेक्टर के पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। इसका हमने परिमाण मान लिया कितना, a, तो इसको वेक्टर a से हम प्रदर्शित कर दिया। एक सदिश हमारे पास और भी है, सदिश b। ठीक, इन दोनों में देखो बेटा, दोनों का इसका मान लेते हैं, जो परिमाण है वो कितना है, 4 मान लेते हैं। इसका परिमाण भी कितना मान लेते हैं, 4। इनका परिमाण भी बराबर है, लेकिन इनकी दिशा भी क्या है, एक ही ओर है। ठीक, तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण भी बराबर हो, देखो सदिश ए का परिमाण कितना है, 4i, सदिश बी का कितना है, 4j आई कैप। अभी मैं बताऊंगा आई जे कैप क्या होते हैं। सदिश ए का परिमाण 4i, सदिश बी का परिमाण 4i। यहाँ पर i जो है देखो हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। अभी मैं बताऊंगा लंबकोणीय सदिश के बारे में। ये तीनों
अक्षे यानी एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ये जो एक्सिस कहलाती है हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है, एक्स अक्ष। ये जो एक्सिस कहलाती है ये वाई एक्सिस कहलाती है यानी वाई अक्ष कहलाती है, ठीक। और ये हमारे पास क्या कहलाती है, जेड एक्स कहलाती है यानी जेड एक्सिस कहलाती है। अच्छा, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे पर कितनी होती हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। अच्छा, एक्स अक्ष का लंबकोणीय सदिश जो होता है वो होता है आई कैप। ये इकाई क्या कहता है, आई कैप लंबकोणीय सदिश कहलाता है। ये प्रदर्शित करता है दिशा को। अगर आई कैप लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट वेक्टर जो है वो ए का जो मान है वो एक्स अक्ष की दिशा में यानी किधर की ओर चला, 4 यूनिट, 1 2 3 4 यहाँ की ओर। अगर जे लिखा होता तो कहाँ चलता, बाई की ओर, क्यों बाई का लंबकोणीय सदिश होता है जे कैप और जेड का लंबकोणीय सदिश होता है के कैप। अगर किसी के साथ आई लगा है, आई कैप, तो वो एक्स अक्ष पर चला है। अगर किसी के साथ जे लगा है तो वो वाई अक्ष पर चला है। अगर किसी के साथ जेड के लगा है तो वो कौन सी अक्ष पर चला है, जेड अक्ष पर चला है। तो हम बात कर रहे थे समान सदिश की। तो समान सदिश वे होते हैं जिनका परिमाण और दिशा क्या हो, परिमाण बराबर हो और दिशा भी क्या हो, एक तरफ हो। देखो बेटा, ए की दिशा भी कहाँ की ओर, इधर की ओर, और बी की दिशा भी कहाँ की ओर, इधर की ओर। यानी बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर की ओर और ए वेक्टर की डायरेक्शन भी कहाँ की ओर, इधर की ओर। और उनके परिमाण भी देखो क्या है, बराबर। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4। तो ऐसे सदिशों को हम कहते हैं समान सदिश। इसको ऐसे लिखा जाता है कि ए बराबर बी, ए सदिश बराबर बी सदिश। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं सदिश ए बराबर, यानी ए की डायरेक्शन में, देखो दोनों का एरो मैंने क्या ऊपर की ओर ही बनाए हैं, ठीक, सदिश बी। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी सदिश को अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो कैपिटल लेटर पर एरो लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास सदिश जो होती है उसके साथ डायरेक्शन भी होता है, परिमाण भी होता है, इसलिए उस पर एरो लगाया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं क्या, विपरीत सदिश की। विपरीत सदिश में देखते हैं बेटा, यहाँ बताता हूँ मैं, बस इसकी अपोजिट डायरेक्ट होती विपरीत सदिश। इसमें क्या था बेटा, परिमाण बराबर थे और दिशा भी क्या थी, एक ही ओर थी। तब हमारे पास कौन से सदिश कहलाए, समान सदिश। इसमें क्या होता है, परिमाण तो बराबर होता है, परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन दिशा में विपरीत होंगे। तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। ठीक, यहाँ देखो सदिश ए लेता हूँ मैं, उसकी डायरेक्शन ये ले ली। सदिश बी लेता हूँ, उसकी डायरेक्शन कहाँ ले ली, ये ले ली। देखो सदिश दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन क्या हुआ, परिमाण में तो बराबर हैं लेकिन दिशा में एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो ऐसे सदिशों को हम क्या कहते हैं, विपरीत सदिश कहते हैं। इनको हम विपरीत सदिश कहते हैं। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए सदिश बराबर माइनस बी सदिश। यानी कि अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो हम क्या लगाते हैं बेटा, माइनस लगाते हैं। और जब एक दूसरे के समान है, दिशा भी एक और, तो माइनस नहीं लगाते हैं। यानी सदिश ए बराबर माइनस बी सदिश। या फिर आप ए के साथ माइनस लगा लें या बी के साथ माइनस। या फिर इसका एक रिप्रेजेंटेशन और है, सदिश ए की डायरेक्शन अपोजिट है, बी की डायरेक्शन अपोजिट है। देखो यहाँ पे मैंने समान सदिशों में दोनों की डायरेक्शन क्या ली, एक और ली, चाहे ऊपर ले लें चाहे नीचे ले लें। लेकिन यहाँ पर मैंने एक की डायरेक्शन नीचे ले ली, एक की डायरेक्शन कहाँ ले ली, ऊपर ले ली। तो ऐसे सदिश हमारे पास कहलाते हैं विपरीत सदिश। अब बात करते हैं हम कौन से सदिश की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बेटा, इकाई सदिश, या फिर इसको कहते हैं एकांक सदिश। इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। देखो भैया ध्यान से देखना, नाम से ही पता चलता होगा इकाई सदिश कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो,
एक हो, कौन सा सदिश कहलाता है? इकाई सदिश कहलाता है। एकांक का मतलब ही होता है फिजिक्स में एक, कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? एक हो, मैग्नीट्यूड कितना हो? एक हो, तो वो हमारे पास कौन सा सदिश कहलाता है? इकाई सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, एक हो, तो वह सदिश क्या कहलाता है बेटा हमारे पास? इकाई सदिश कहलाता है। इसे कैप लगा कर प्रदर्शित करते हैं। कैसे? कैप। ये क्या कहलाता है? सदिश का कैप कहलाता है। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सदिश ये है ए, इसका जो परिमाण है वो कितना? एक है। परिमाण एक है, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? ए कैप। ए कैप, इसको क्या कहेंगे बेटा? कैप। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। अगर किसी भी सदिश का परिमाण इकाई सदिश निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। मान लो सदिश हमारे पास ए है, तो सदिश ए का इकाई सदिश बराबर सदिश ए बटे में मॉड ऑफ ए। ठीक, ये फॉर्मूला है किसका बेटा? इकाई सदिश निकालने का। अगर सदिश हमारे पास ए है तो ए कैप इज इक्वल टू सदिश ए अपॉन में मापांक ए। क्या परिमाण, ये जो साइन हमारा शो करता है ये परिमाण को शो करता है। अभी हम बताएंगे किसी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं। अगर सदिश बी है तो कैसे लिखेंगे इसे? बी कैप इज इक्वल टू बी सदिश बटे में बी का परिमाण, बी का परिमाण। ठीक है, अगर सदिश हमारे पास कोई भी सही एन है तो क्या लिखेंगे? एन कैप इज इक्वल टू सदिश एन अपॉन में एन का परिमाण। कोई भी सदिश अगर उसका नाम है तो क्या लिखेंगे? जिसके ऊपर कैप लगा होता है वो इकाई सदिश कहलाता है। ये हमें सदिश दे रखा होता है जिसके साथ ये दो लाइनें लगी होती हैं, ये परिमाण को शो करता है, उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? एक हो, हमारे पास क्या कहलाता है? इकाई सदिश कहलाता है। इकाई सदिश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी सदिश के ऊपर कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। हमने कैप लगा के दिखा दिया। ठीक, अब बात करते हैं शून्य सदिश की। किसकी? शून्य सदिश की, जीरो वेक्टर की। तो इसको भी हम नाम से, इन डेफिनेशनों को याद नहीं करते हैं, बस नाम से ही पता चल जाता है। देखो समान में क्या होता है? परिमाण समान रहता है, दिशा भी समान रहती है, समान सदिश कहलाता है। विपरीत में क्या होता है? हमारे पास परिमाण समान रहता है लेकिन दिशा कैसी होती है? विपरीत होती है, तो हमारे पास विपरीत सदिश कहलाता है। इकाई सदिश तो नाम से ही पता चलता है, इकाई का मतलब यूनिट होता है, तो इसका मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है? एक होता है, हमारे पास इकाई सदिश कहलाता है। शून्य सदिश की भी डेफिनेशन यही हो सकती है कि अगर ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? शून्य हो, हमारे पास क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। इसे जीरो को ऊपर एरो लगा कर क्या करते हैं? शो करते हैं। जीरो को ऊपर एरो लगाकर शो करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी सदिशों की जो प्रकार होते हैं उनकी डेफिनेशन की। समान सदिश कैसे पहचानोगे, विपरीत सदिश कैसे पहचानोगे, इकाई सदिश कैसे पहचानोगे, शून्य सदिश। इकाई सदिश का फॉर्मूला आप याद कर लें। जिसका इकाई सदिश निकालना है तो उस पर कैप लगा दें, सदिश ए, और उसका क्या ले लें? नीचे परिमाण ले लें। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इसके एक क्वेश्चन की बात करके आपको समझाते हैं कि इकाई सदिश किसी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं। ये समझ लिया आपने कि लंबकोणीय सदिश एक्स अक्ष का आई कैप होता है, वाई अक्ष का जे कैप होता है और जेड अक्ष का कितना होता है? के कैप होता है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन जिस पे हम क्या करेंगे? इकाई सदिश आपको निकालना सिखाएंगे कि किसी भी द्वितीय सदिश का एकांक वेक्टर यानी इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, उसका परिमाण कैसे निकालते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा ये। इधर देखें बेटा कि हमें कोई सदिश दे रखा है। क्वेश्चन हमारे पास ये है
कि सदिश ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, तो सदिश ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप का इकाई सदिश, पहले ये लिखेंगे, का परिमाण और इकाई सदिश ज्ञात करो। क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि सदिश ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप का परिमाण और इकाई सदिश ज्ञात करो। देखो बेटा, हमने बताया i क्या होता है, ये बताता है कि x अक्ष पर कितना चला है, 2 यूनिट, क्योंकि i कैप जो होता है वो x अक्ष का क्या होता है, लंबकोणीय सदिश होता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। j कैप जो होता है वो y अक्ष का क्या होता है, लंबकोणीय सदिश होता है, इकाई सदिश कहलाता है। यानी y अक्ष पर कितना चला है, 3 यूनिट, और k जो होता है वो z अक्ष का होता है, और z अक्ष पर कितना चला है, 4 यूनिट चला है। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा, इसका पहले निकालते हैं परिमाण। तो परिमाण पहले तो हमें दे क्या रखा है सॉल्यूशन में, देखें बेटा ध्यान से, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई कठिन नहीं होता है। ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप। किसी भी सदिश का अगर आपको परिमाण निकालना है तो उस सदिश को आप क्या करें, 2 लाइनों के बीच में ऐसे लिखें। ये जो साइन कहलाते हैं ये परिमाण का साइन कहलाता है। और परिमाण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर i के गुणांक का स्क्वायर, i के गुणांक का स्क्वायर, यानी i के साथ में जो कुछ भी लिखा हो, i को छोड़ने के बाद, i कैप को छोड़ने के बाद कितना लिखा है, 2, तो i का गुणांक कितना है, 2, उस पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर, प्लस j के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक में कितना लिखा है, 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस k के गुणांक का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो a का परिमाण इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखो बेटा, a का परिमाण इजिकल टू, इन 2 लाइनों को हम पढ़ेंगे, परिमाण इजिकल टू 16 और 9 25 और 4 कितने हो गए, 29 हो गए। कितने हो गए, 29। अंडर रूट से संख्या वही बाहर निकलती है जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 4 जो होता है 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 9 जो होता है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16 जो होता है वो 4 का होता है, 25 5 का होता है, 36 6 का होता है, 49 7 का होता है, 64 8 का होता है, 81 9 का होता है, 100 10 का होता है, 121 11 का होता है। तो 29 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। यानी कि a परिमाण इज इक्वल टू अंडर रूट 29। अब अंडर रूट से की जो वैल्यू होती है वो 2 साइन के साथ होती है, प्लस और माइनस। उसके बाद ये तो हमारे पास परिमाण निकल आया, और हमें क्या निकालना है, देखो परिमाण निकाल दिया। परिमाण में कुछ नहीं करना है, बस अंडर रूट के अंदर i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। अब निकालना है इकाई सदिश। तो इकाई सदिश का ये फॉर्मूला लिखा है, देखो बेटा, वेक्टर इकाई सदिश, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश निकालने के लिए a कैप इजिकल टू वेक्टर a अपॉन में परिमाण a का परिमाण। तो देखो बेटा, आप निकाल सकते हैं a वेक्टर कैप इजिकल टू सदिश a का मान कितना दे रखा है, जो दे रखा है वो पूरा लिख देंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बटे में। फिर उसके बाद क्या लिखा है, a का परिमाण, और a का परिमाण कितना लिखा है, 29। यही हमारे पास क्या हो गया बेटा, इकाई सदिश का मान। क्या हो गया, इकाई सदिश का मान। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा है, नीचे नंबर ऑफ टर्म कम है, तो एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, यानी 2i कैप अपॉन में रूट 29 प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट 29 j कैप प्लस के 4, ठीक,
अपॉन में अंडर रूट 29 और के कैप। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। जब ऊपर नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा हो, नीचे नंबर ऑफ टर्म कम हो, तो सबके नीचे वाली संख्या को एक एक बार भाग में रख लेते हैं, या तो यहाँ छोड़ दें यहाँ। ये निकाला हमने क्या, किसी भी सदिश का इकाई सदिश और परिमाण। एक क्वेश्चन में और बताता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन लिया है, देखिए हमें इसका भी क्या करना है, परिमाण निकालना और इकाई सदिश। तो परिमाण निकालना तो बहुत इजी, वहाँ पे सदिश ए था, यहाँ सदिश बी है, तो बी का परिमाण इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आई के गुणांक का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस, देखो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जे का गुणांक -3 है, तो -3 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक जहाँ कुछ नहीं वहाँ कितना होता है, 1। यहाँ पर के का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वहाँ 1 होगा, तो देखो 1 का स्क्वायर, ठीक। तो v का परिमाण इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे -3 की पावर कितनी लगी है, 2। जब किसी नेगेटिव नंबर की पावर सम हो, इवन हो, 2, 4, 6, 8, तो हमारा जो आंसर ये रिजल्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, पॉजिटिव निकल के आता है। -3 की गुणा -3 से करो, तो माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाता है, प्लस, और 3 3 क्या हो जाता है, 9। तो कभी भी किसी माइनस वाले नंबर पर अगर 2 पावर लगी हो, 4 पावर लगी हो, 6 पावर लगी हो, 8 पावर लगी हो, 10 पावर लगी हो, यानी 2 सम पावर लगी हो, तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव निकल के आता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो देखो बेटा इसको जोड़ते हैं, b सदिश का परिमाण इज इक्वल टू 9 1 10 और 16 कितने होते हैं, 26, और 26 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी b सदिश का परिमाण ये निकल आया। अब b का इकाई सदिश निकालने के लिए फॉर्मूला देखो, a सदिश था तो मैंने सदिश a पर कैप लगाया था, b सदिश है तो सदिश b अपॉन में परिमाण ऑफ b का परिमाण। तो देखो सदिश b क्या था, 4i कैप प्लस -3 जे कैप प्लस के कैप बटे में सदिश b का जो परिमाण निकला वो कितने का, अंडर रूट 26। यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर। चाहो तो आप इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको नीचे, समझ में आई। आई कैप एक्स अक्ष का लंबकोणीय सदिश, यानी एक्स अक्ष की धन दिशा में 4 यूनिट चला है। उसके बाद जे कैप क्या, बाई एक्स का लंबकोणीय सदिश, और लेकिन माइनस में है तो जेड की माइनस वाली डायरेक्शन में चला है। के क्या होता है, जेड अक्ष का क्या होता है, लंबकोणीय सदिश होता है। तो यहाँ तक हमने क्या करा, इकाई सदिश निकालना और किसी भी सदिश का परिमाण निकालना सीखा। अब बात करते हैं सदिशों का जोड़ना, सदिशों का जोड़ना, सदिशों का जोड़ना। मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, फॉर्मूले आपके दोनों हैं, 2 मेथड है वैसे सदिश को जोड़ने के। किसी सदिश को जोड़ने के 2 तरीके हैं, सदिशों का जोड़ना। पहला तरीका है त्रिभुज विधि द्वारा सदिशों को जोड़ना। डायरेक्ट ये पूछ लेता है एग्जाम में, सदिशों का जोड़ना कौन सी विधि से करते हैं, एक त्रिभुज विधि और दूसरी हमारे पास है चतुर्भुज विधि। चतुर्भुज विधि, समांतर चतुर्भुज होता है, ये कौन सा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज विधि नंबर 2, ठीक। एक ट्रायंगल मेथड होता है, एक पैरेललोग्राम मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास त्रिभुज विधि यानी ट्रायंगल मेथड होता है, और एक क्या होता है, पैरेललोग्राम मेथड होता है। तो हम इन विधियों से क्या करते हैं, सिर्फ आपको एक विधि द्वारा क्या, एक विधि द्वारा सदिशों को जोड़ना सिखाते हैं। लेकिन जोड़ने से पहले आप यहाँ देखें कि हमारे पास अगर किसी भी सदिश को हम किसी एंगल पर वियोजित करते हैं, जैसे मान लो कोई थीटा एंगल पर हमने ए सदिश को या यू सदिश को, यू वेग होता है, यू सदिश को क्या करा, वियोजित किया। जब किसी एंगल पर किसी सदिश को फेंकते हैं या वियोजित वर्क कराते हैं तो ये सदिश जो होता है हमारे पास 2 घटकों में टूट जाता है। कितने घटकों में टूट जाता है, 2 घटकों में टूट जाता है। पहला घटक होता है हमारे पास क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक क्या होता है, जो हमारे पास सदिश दिया है, ये जो होता है हमारे पास
कॉस थीटा, ये हमारे पास क्या होता है क्षैतिज घटक। यानी कि जो सदिश हमने एंगल पर वियोजित किया वो जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस थीटा आता है, और एक सदिश हमारे पास बनता है कौन सा, ऊर्ध्वाधर घटक, जिसे कहते हैं यू साइन थीटा। इस सदिश का काम क्या होता है भाई, ये सदिश दो घटकों में टूट गया जब इसी एंगल पर, यू कॉस थीटा ये हमारा कहलाता है क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक। और ये हमारा कहलाता है ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। और ये हमारे पास कहलाता है ऊर्ध्वाधर घटक, जो यहाँ किया जाता है ऊपर की ओर, और ये कहाँ की ओर ले जाता है, आगे की ओर। तो जब किसी सदिश को जब हम किसी एंगल पर वियोजित करते हैं तो वो दो घटकों में टूट जाता है। एक उसका होता है क्षैतिज घटक जिसके साथ थीटा आता है, उसके साथ कॉस आता है, जिसके साथ थीटा नहीं होता उसके साथ क्या आता है, साइन आता है। ऊर्ध्वाधर घटक का मतलब होता है उसको ऊपर की ओर ले जाना, और क्षैतिज घटक का मतलब होता है उसको आगे की ओर ले जाना। क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, कि हम किसी भी मार्कर को अगर मैं ऐसे करके किसी एंगल पर फेंकूं तो ये किस तरीके से मोशन करता है, इस तरीके से ये वक्र बनाता है। किसी कमान से हम क्या करते हैं, जब तीर को फेंकते हैं तो वो तीर भी हमारा कैसे जाता है, इसी तरीके से जाता है, ऐसे करके, ठीक। अगर हम मान लो तोप से गोला छोड़ते हैं तो वो गोला भी कहाँ जाता है, ऐसे ही जाता है। कि हम कहते हैं प्रक्षेप का अधिकतम कोण कितना, अगर टोप को कितने डिग्री से एंगल पर सेट किया जाए जिससे गोला हमारा अधिकतम दूरी पर जाके गिरे, तो क्या होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री पर अगर किसी चीज़ को फेंकेंगे तो वो सबसे ज़्यादा दूर परास प्राप्त करता है, ठीक है, रेंज प्राप्त करता है। लेकिन जो बात की बात है, जब मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा आपको कि परास क्या होती है, उड्डयन काल क्या होता है, ठीक। बात करते हैं ये कि किसी सदिश को जब हम क्या करते हैं किसी एंगल पर प्रयोजित करते हैं तो वो दो घटकों में टूट जाता है। क्षैतिज घटक हमारे पास यू कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक यू साइन थीटा। क्षैतिज घटक का मतलब होता है उसको आगे की ओर ले जाना, ऊर्ध्वाधर घटक का मतलब होता है उसको ऊपर की ओर ले जाना। तो हम देखते हैं बेटा त्रिभुज विधि से, हम कौन सी विधि से आपको बताएंगे सदिशों को जोड़ना, त्रिभुज विधि से। किस विधि से, त्रिभुज विधि से। ये वाली विधि हम आपको सिखा रहे हैं। एक बात और सुन लें कि किसी भी सदिश को अगर रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस तरीके से एरो से किया जाता है। किससे, एरो से। मान लो सदिश ए है, ये जो सदिश है वो सदिश ए है। एक सदिश हमारे पास और है सदिश बी, ठीक, जो क्षैतिज के साथ कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर। हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। त्रिभुज विधि बता रहे हो बेटा। तो ये जो हमारे पास एरो कहलाता है ये सदिश का हमारे पास कहलाता है हेड, और ये जो हमारे पास यहाँ से जहाँ से सदिश स्टार्ट हुआ है ये हमारे पास कहलाती है टेल यानी पूंछ, पूंछ। और ये क्या कहलाता है, सिर, ठीक। इस बी सदिश की पूंछ ये है जिसे हम टेल कहेंगे, और इसका जो हेड है वो क्या है, ये है। तो किसी भी सदिश को जोड़ने का एक तरीका है, ठीक। देखो भाई, सदिश ए के हेड पर सदिश बी के क्या करें, टेल को रख दें। क्या करें, मैं जोड़ना सिखा रही हूँ बेटा। देखो सदिश ए का हेड ये है हमारे पास, और सदिश बी को हम क्या करें, इस तरीके से रखें कि सदिश बी की जो टेल है वो सदिश ए के कहाँ है, हेड पर आए। देखो यही तो हमारे पास सदिश बी है, इस तरीके से थीटा एंगल पर ये, और ये इसका क्या है, क्षैतिज घटक, ये कितने एंगल पर है, थीटा। ये हमारे पास कौन सा है, बी सदिश है। अब हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या दो सदिशों को जोड़ना बता रहा हूँ। पहले सदिश के हमने हेड पर दूसरे सदिश की पूंछ को रखने के बाद पहले सदिश के पूंछ को और दूसरे सदिश के हेड को आपस में मिला देते हैं। क्या करते हैं बेटा, मिला देते हैं। तब हमारे पास जो ये निकल के आता है यही हमारे पास निकल के आता है इसका परिणामी। क्या निकल के आता है, इसी का भी हम व्यंजक निकाल के दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी हमने आपको बताया था जब किसी सदिश को किसी एंगल पर वियोजित किया जाता है, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था, किसी सदिश को किसी एंगल पर वियोजित किया जाता है तो वो दो घटकों में टूट जाता है, एक उसका क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। सदिश बी है, थीटा एंगल पर वियोजित कर रहे हैं तो इसके दो घटक बन गए। एक घटक हमारे पास क्या बन गया, बी कॉस थीटा, और एक कौन सा बन गया, बी साइन
थीटा। ये इसको कहाँ की ओर ले जाएगा, ऊपर की ओर, ये इसको कहाँ ले जाएगा, आगे की ओर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो बी कॉस थीटा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू बी साइन थीटा। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालना, तो देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक ए है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी कॉस थीटा। नहीं समझ में आई भाई, यहाँ से यहाँ तक अगर निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक ए है, उसमें बी कॉस थीटा जोड़ देंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारी ये ऊर्ध्वाधर लाइन हो गई, ये क्षैतिज लाइन हो गई, तो यहाँ पर एक एंगल बनने है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कितने बनने आए, 90। और जब कभी भी किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है तो वो त्रिभुज हमारा जाना जाता है समकोण त्रिभुज से। और समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और बेस को कहते हैं, आधार को कहते हैं बेस। तो देखो बेटा कैसे पहचाने कि किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है। तो याद रखना कि जे पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हमेशा ऐसे त्रिभुज पर लगेगी जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा और ये हमारे पास क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा और पड़ी रेखा के बीच में जो एंगल बनता है वही हमारा कहलाता है 90 डिग्री का कोण। ठीक, उसके बाद त्रिभुज के अंदर 3 एंगल होते हैं, एक एंगल यहाँ भी बन सकता है, एक एंगल यहाँ भी बन सकता है। हमें पहचानना है कि सर जी कैसे पहचाने कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। तो एक बात याद रख लें कि 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, जिसे कहते हैं हाइपोटेनियस। तो इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अगर एंगल इस वाले की बात कर रहे हैं तो एंगल जो हम लेंगे, जिस एंगल के बिहाफ में काम करेंगे, तो उस एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर, पी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गई। और हिंदी मीडियम में से के से भी प्रदर्शित करते हैं कर्ण को, और लंब को करते हैं एल से प्रदर्शित इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में परपेंडिकुलर, पी से। बची भी जो हमारे पास रेखा होती है ये कहलाती है आधार, जिसको हम कहते हैं बेटा बेस, बी से, और हिंदी मीडियम में कहते हैं ए। क्लियर हो गई बात। ठीक, 90 के सामने एक बात याद रख लेना, हमेशा कर्ण होता है। जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने लंब होगा, जो बची भी भुजा होगी वो क्या होगी, आधार होगी। कर्ण हमेशा हमारा फिक्स रहता है, एंगल बदलने पर लंब और आधार बदल जाते हैं। जैसे अभी मैंने क्या करा, ये वाला एंगल लिया था थीटा, तो इसके सामने लंब जी। अगर मैं एंगल को बदल दूं, एंगल कौन सा ले लूं, ये वाला थीटा ले लूं, ये 90 हो गया, तो ये तो कर्ण ही रहेगा हमेशा। ठीक, लेकिन ये दोनों बदल जाएंगे। 90 कर्ण एंगल के सामने हमेशा क्या जाएगा, लंब, और जो बची हुई रेखा है वो क्या हो जाएगी, आधार। देखो इसमें मैंने ये लिया था तो ये लंब हो गया था, ये आधार। इसमें एंगल ये लिया है तो ये एंगल के सामने लंब, बची कुछ क्या, आधार। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी देखो एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, क्यों, एक समकोण त्रिभुज बनना है। और त्रिभुजों के त्रिकोणमिति में हमने क्या पढ़ा था, लाल बटे में कक्का पढ़ा होगा, लाल बटे में कक्का। इसमें ये पहला वाला रेशो जो होता है वो साइन के लिए होता है, दूसरा वाला जो रेशो होता है वो कॉस के लिए होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखना मैं वैल्यू निकालता हूँ बेटा, किसकी, यहाँ करके दिखा देता हूँ। चलो देखो, इसको नाम दे देते हैं MNOP। तो एक त्रिभुज हमारे पास बनने आए NOP, त्रिभुज NOP में साइन थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, देखो एंगल थीटा बनने आए, साइन थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। इंग्लिश मीडियम के लिए क्या होता है, P/H। तो याद हमने बताया था आपको कि 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है और एंगल के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो देखो बेटा एंगल हमारे पास कितना है यहाँ पर ये, और इसके सामने क्या है, साइन थीटा, B साइन थीटा। क्या है, B साइन थीटा। और कर्ण हमारे पास कितना है, V है। तो यहाँ पर लगा देते हैं हम, देखो साइन थीटा इजिकल टू, लंब हमारे पास
तो यही, ठीक। और कर्ण हमारे पास कितना है बी, तो देखो लंब हमारे पास कितना निकल आया बी साइन थीटा, यानी v इजिकल टू क्या निकल आया l इजिकल टू, मैंने पहले ही शो करके दिखा दिया आपको, l इजिकल टू क्या निकल आया है b साइन थीटा, ये निकल आया हमारे पास लंब जो वैल्यू मैंने दिखाई। अब बात करते हैं कर्ण की, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, कॉस थीटा इजिकल टू होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार जो हमारे पास होता है वो होता है बची हुई साइड, तो बची हुई साइड हमारे पास क्या है बी कॉस थीटा, क्या है बी कॉस थीटा, तो आधार हमें निकालना ही है, और कर्ण हमारे पास कितना है बी, तो आधार इजिकल टू क्या हो गया बी कॉस थीटा। ये मैंने पहले ही आपको क्या करा इस डायग्राम में शो करके दिखा दिया बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, चाहे आप ये चीज़ निकालें या ना निकालें। अब हम बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज के लिए, त्रिभुज एम एन पी में पाइथागोरस प्रमेय, इधर देखते हैं बेटा, तो पाइथागोरस ये वाले त्रिभुज में लगाना है, देखो ये और यहाँ से लेके ये और ये, ठीक। तो देखो बेटा क्या होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर या फिर हाइपोटेनियस h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर, ठीक। तो h हमारे पास क्या है r का स्क्वायर इज इक्वल टू p हमारे पास क्या है लंब, देखो एंगल के सामने हमें लंब होता है क्या है b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इधर देखो बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यों बी पर भी स्क्वायर आ जाएगा साइन पर भी, प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा जो मैं बता चुका हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ देखो बेटा a का स्क्वायर प्लस b की जगह है b कॉस स्क्वायर तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर भी हमारे पास देखो b दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी, तो b स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बच्चे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या बचेगा प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये जो हमारे पास मान होता है ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार साइन पर भी स्क्वायर हो कॉस पर भी स्क्वायर हो बीच में प्लस का ना साइन हो तो ये होता है 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर हम क्या करें इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, तो आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारे पास आया क्या किसी भी दो सदिशों को जोड़ने पर उनका रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला। अगर बात करते हैं इसके दिशा की तो दिशा बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल हम मान लेते हैं अल्फा, ठीक। तो tan अल्फा इज इक्वल टू होता है लंब बटे में आधार, तो tan अल्फा इज इक्वल टू लंब हमारे पास देखो कितना है b साइन थीटा, कितना है b साइन थीटा, आधार कितना है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा को ही रोक लेंगे, या एंगल उधर जाकर क्या बन जाएगा tan इनवर्स बन जाएगा b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। अगर दो सदिशों को वो इस तरीके से जोड़े त्रिभुज विधि से और तुमसे पूछे उसका परिमाण निकालना है तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ए जो था वो पहला सदिश था, बी जो था वो दूसरा सदिश था। अगर इनका रिजल्ट निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले को याद करना है बेटा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या फिर ऐसे करके याद ना करें तो ऐसे याद करें कि आर इजिकल टू स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा। देखो भाई, आप एकेडमिक तो पढ़ नहीं रहे हैं, आपको कंपटीशन का क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, तो आपको ये फॉर्मूले याद करना है। इस पर ही क्या, इसी पर सवाल बनेगा। मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखवाया कि आप सोचते पता नहीं ये कहाँ से आ गया, क्यों आया। ठीक, ये दो सदिशों के परिमाण को निकालने का फॉर्मूला है। अगर वो दिशा पूछे तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, ये दिशा निकालने का। ये दो फॉर्मूले आपको याद करना है कि अगर दो सदिशों को जोड़ा जाता है, दो या दो से अधिक, तो उनका परिमाण निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, उनकी दिशा निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। इन दोनों फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ए यहाँ पर क्या है, पहला सदिश, और बी जो है वो क्या है बेटा, दूसरा सदिश। ए पहला सदिश, बी दूसरा सदिश, उनका अगर परिमाण निकालना है तो ये फॉर्मूला, और दिशा निकालना है तो ये फॉर्मूला। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, क्लास क्या हो रही, बड़ी हो रही है। बाकी हम इसी क्लास को कल आगे लेके चलेंगे, जहाँ पर हम दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और डॉट प्रोडक्ट दो सदिशों का कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो हर बार में एक दो क्वेश्चन आते ही हैं कि दो सदिश दे देंगे तो हमसे पूछ लेंगे इनका क्रॉस करके दिखाओ, दो सदिश दे देंगे उनका कहेंगे तुम्हें डॉट करके दिखाओ। उनकी क्या क्या सावधानियाँ हैं, क्या क्या सावधानियाँ नहीं हैं, उनके बारे में डिस्कस करके कल के क्लास को यहाँ से ही क्या करें, कंटिन्यू करें, क्योंकि आज का क्लास ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम आज के क्लास को यहीं रोकते हैं। ये दो फॉर्मूले जो मेरा आज का क्लास पढ़ाने का पर्पस था, ये दो फॉर्मूले का प्रूव कराना, ये दो फॉर्मूले याद रखना, और समान सदिश, विपरीत सदिश, शून्य सदिश और इकाई सदिश, और परिमाण निकालना और इकाई सदिश निकालना मैंने आपको बता दिया है। कल मैं आपको बताऊंगा कि दो सदिशों का डॉट कैसे करा जाता है, दो सदिशों का क्रॉस कैसे करा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और फीडबैक जरूर दें। थैंक यू बेटा।